यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों ने कमेंट में मुझसे पूछा। ठीक है, आज की इस लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, जो भी बच्चे आगे एग्जाम देने वाले, वेदर जैन अटेम्प्ट हो, आपका मई अटेम्प्ट हो, आप पढ़ रहे हो उसके लिए, या फिर सितंबर अटेम्प्ट हो, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग को भी देखना है। ठीक, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्वेरी थी वो क्वेरी लेके आऊंगा। ठीक है, आ जाओ जरा। सबसे अगर पहला क्वेश्चन देखे, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ये था क्वेरी मटेरियल कॉस्ट से, और क्वेश्चन था काफी आसान। ठीक, आईसीआई की बुक में ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक। अब देखो, बहुत डिटेल में तो मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं पाऊंगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पर क्वेश्चन समझाने से पहले कंसेप्ट थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। जिन बच्चों को डिटेल में ये सुनना है, समझना है, वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, ध्यान से सुनना जरा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरा एक बिजनेस है, करेक्ट, एंड 2000 यूनिट्स के ऑर्डर मुझे मिलते हैं। मैं कितना सेल करता हूँ? 2000 यूनिट, करेक्ट। अगर मैं 20,000 यूनिट स्टॉक मेंटेन करूँ तो ऑब्वियसली मुझे 20,000 यूनिट स्टॉक नहीं मेंटेन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 18,000 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन किया है, इस पे कैरिंग कॉस्ट लगता होगा, है ना। कैरिंग कॉस्ट कैसे? देखो, जो 18,000 यूनिट एक्स्ट्रा मैंने स्टॉक रखा है उसमें पैसा फंसा है, उस वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट, इसको स्टोर करने का खर्चा, कुछ आइटम रखे रखे खराब हो जाएंगे उसका नुकसान। ठीक है, तो ये सारे क्या है? कैरिंग कॉस्ट। सिमिलरली अगर मैं 2000 का अगर मुझे ऑर्डर आता है, पर मैं रखता हूं सिर्फ 1000 यूनिट, तो क्या होगा? सर अगर मैं 2000 सेल कर सकता हूं, 2000 का ऑर्डर आने वाला है, और आप 1000 ही रखोगे, तो पता है 1000 स्टॉक आउट हो जाएगा, और ये भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक आउट हो गया तो मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ये 1000 बेच के मैं कमा सकता था, जो स्टॉक आउट हो गया, अगर मेरे पास होता, सेल करता, उस सेल पे प्रॉफिट जनरेट करता, पर स्टॉक था नहीं तो बेच ही नहीं पाया। ज्यादा रखने का भी फायदा नहीं, 2000 ही बिकेंगे, और 20,000 रख लूं तो 18,000 जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसमें कैरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो हमें कितना स्टॉक रखनी चाहिए? हमें ऑप्टिमम स्टॉक रखना चाहिए। ठीक, तो स्टॉक से रिलेटेड याद रखना, दो कॉस्ट इंपोर्टेंट है, एक कैरिंग कॉस्ट और दूसरा बच्चे स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक, अगर हम स्टॉक ज्यादा रखते हैं, इन्वेंट्री लेवल, तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन स्टॉक आउट होने के चांस कम होंगे। अपने पास तो हमेशा इन्वेंट्री रहेगा, जब भी सेल आया, ऑर्डर ज्यादा आए, हम बेच सकते हैं। सिमिलरली अगर इन्वेंट्री में कम रखता हूं तो कैरिंग कॉस्ट तो कम लगेगा, लेकिन स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी स्टॉक कितना रखें।
ध्यान से सुनना, सेफ्टी स्टॉक कितना रखे। सेफ्टी स्टॉक अगर हम ज्यादा रखते हैं, हाई, तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा। पैसा फंसा है इन्वेंट्री में, उसको स्टोर करने का कॉस्ट है ना, जहां पे रखोगे उस गोदाम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, उसमें जो पैसा फंसा है उस पर इंटरेस्ट, है कि नहीं। कुछ रखे रखे आइटम खराब हो जाएंगे, वो आइटम का लॉस। लेकिन आपका स्टॉक आउट होने का चांस कम होगा। सही बोल रहा हूं। अगर सेफ्टी स्टॉक कम रखते हैं, लो, तो कैरिंग कॉस्ट तो कम लगेगा स्टॉक कम रखे हो तो, लेकिन स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और स्टॉक आउट हुआ तब भी नुकसान है। क्यों? जो हम कमा सकते थे वो नहीं कमाएंगे, बेच के कमा सकते थे। ऑर्डर आया, अपने पास ऑर्डर ही नहीं था, यूनिट ही नहीं थे, बेच ही नहीं पाए। तो हमें सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए? ऑप्टिमम रखना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब ऐसा लेवल कि कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट दोनों का टोटल मिनिमम आए। तो पहला कंसेप्ट तो ये है, इसी में बस इतना समझ लिया आपने, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नोट करिए, सेफ्टी स्टॉक शुड बी मेंटेन, स्टॉक शुड बी मेंटेन। अब ना पढ़ाओ, लेकिन उसी में क्या है कि क्वेश्चन समझाने के लिए कंसेप्ट तो क्लियर होना जरूरी है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उसको सॉल्यूशन तो पता ही होगा, आंसर तो उसके नीचे ही होता है, पर समझा नहीं था तो मुझे समझाना पड़ा। ठीक, स्टॉक आउट शुड बी मेंटेन एट ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल किसको बोलेंगे? ऑप्टिमम लेवल मींस लेवल एट विच कितना रखेंगे सेफ्टी स्टॉक, उतना रखेंगे कि कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट मिनिमम आए। ठीक, एट विच कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट मिनिमम हो। अब ये बुक की कंसेप्ट ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप रियल लाइफ में सोचो। जाओ एक दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास जो मोबाइल बेचता हो, अगर वो एक महीने में 100 यूनिट सेल कर सकता है ना मोबाइल का, आईफोन का 100 यूनिट बेच सकता है, तो 100 के आसपास ही एक आध एक्स्ट्रा स्टॉक रखेगा, बहुत नहीं रखेगा। 5 से आईफोन खरीद के क्यों नहीं रखेगा वो? क्योंकि उसे पता है 4 से आईफोन जो एक्स्ट्रा खरीद रहा है ना, वो बेच तो पाएगा नहीं, और उसमें उसके पैसे फंसे होंगे, कैरिंग कॉस्ट लगेगा। अच्छा, 20 यूनिट क्यों नहीं रखेगा? उसको पता है 100 यूनिट अगर बिकता है ऑन एन एवरेज, 20 रखा तो 80 यूनिट स्टॉक आउट हो जाएंगे, और ये जो 80 यूनिट बेच के कमा सकता था वो लॉस हो जाएगा उसको। तो हर एक इंसान बाय डिफॉल्ट अपनी बिजनेस में ऑप्टिमम स्टॉक ही रखता है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है मेसर्स टायरो ट्यूब ट्रेड्स इन 4 व्हीलर टायर। ये जो कंपनी है 4 व्हीलर टायर में ट्रेड करती है। इट स्टॉक सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ टायर ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। कह रहा है ये सफिशियंट क्वांटिटी टायर रखते हैं हर एक व्हीकल के। इन द ईयर इंड द रिपोर्ट ऑफ सेल मैनेजर रिवील दैट, जो कंपनी है मिसेस टायरो ट्यूब एक्सपीरियंस स्टॉक आउट। ये साल खत्म हुआ और हमने देखा कि कुछ स्टॉक आउट हुआ, और उसके लिए हमें डेटा दे रखा है। देखना जरा, 100 यूनिट स्टॉक आउट होने का 2 बार ऐसे हुए कि 100 यूनिट का डिमांड तो था पर अपने पास आइटम नहीं थे। 80 यूनिट स्टॉक आउट 5 टाइम्स हुआ, 50 यूनिट स्टॉक आउट 10 टाइम्स हुआ, ऐसे ही 20, 10 एंड 0 यूनिट स्टॉक आउट का मतलब ऐसा भी हुआ कि बहुत बार ऑर्डर आए और स्टॉक आउट नहीं हुआ, यानी कि अपने पास सफिशियंट स्टॉक था। ठीक, ऐसा इतने बार हुआ। टोटल इनका करोगे ना तो 100 आएगा। कोई नंबर दिया हो और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो मान लो 100 यूनिट स्टॉक आउट का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो सिंपल है, 100 बार ऑर्डर आया है जिसमें से 2 बार 100 यूनिट स्टॉक आउट हुआ है, तो 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 2%। सिमिलरली ये 5 का करोगे तो 5% आएगा, 10 का 10%, 20 का 20%,
करेक्ट, 30 का 30%। समझ में आया क्या? ये प्रोबेबिलिटी है। पूछा क्या है? टायरो ट्यूब लॉस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। एक बार स्टॉक आउट हुआ, यानी कि एक यूनिट जो बेच नहीं पाए तो इतने का नुकसान होता है, यानी कि बेचते तो इतना कमा सकते थे। एंड स्पेंड 50 यूनिट ऑन कैरिंग कॉस्ट। अगर इन्वेंट्री रखते हैं तो हर एक इन्वेंट्री पे कैरिंग कॉस्ट लगता है 50 यूनिट्स। आप में से जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, चाहे आपने मुझसे पढ़ाओ कहीं और पढ़ाओ, एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा आंसर देना। सेफ्टी स्टॉक पे कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? क्या सेफ्टी स्टॉक पे कैरिंग कॉस्ट फुल स्टॉक पे लगता है कि एवरेज स्टॉक पे लगता है? बताओ फटाफट से। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने मुझसे पढ़ी होगी तो, सेफ्टी स्टॉक क्योंकि हमेशा पड़ा रहता है तो पूरे यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट लगता है फुल स्टॉक पे। पर यही अगर रीऑर्डर क्वांटिटी पे कैरिंग कॉस्ट निकालना हो तो ये क्या होता है, हम तो उसमें ट्रेड कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल का है तो एवरेज इन्वेंट्री इसका निकालोगे तो हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी पे लगता है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन रेगुलर बैच में या फास्टैग बैच में मैंने किया है, यहाँ पे बस आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन की आंसर पे। अगर आप इसका आंसर दो तो यहाँ पे लिखोगे सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करें, सेफ्टी स्टॉक, स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मैंने क्या बोला, कितना सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए? जहां पे टोटल कॉस्ट कम आए, कैरिंग कॉस्ट प्लस स्टॉक आउट कॉस्ट, दोनों का सम टोटल को टोटल कॉस्ट बोल रहा हूं। जहां पे मिनिमम आएगा उतना ही सेफ्टी स्टॉक रखेंगे। देखो पहला केस, अगर 100 स्टॉक रखते हैं, 100 यूनिट अगर आप रखोगे तो कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। क्यों? चाहे डिमांड 10 यूनिट का है, 20, 50, 80, आपके पास तो 100 यूनिट है, आप इजिली बेच सकते हैं। 100 यूनिट रखे हो और डिमांड 100 का आया, तभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। तो 100 यूनिट अगर आप मेंटेन करते हो तो कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन इस पे कैरिंग कॉस्ट तो लगेगा। अब पूरे यूनिट पे लगता है, 50 रुपीज रेट है पर यूनिट, तो 100 इंटू 50 5000, तो टोटल कितना आएगा, ये प्लस ये 5000। दूसरा केस देखो, अगर 80 यूनिट रखते हो तो, अगर आप 80 यूनिट रखते हो सेफ्टी स्टॉक, तो चाहे 10 यूनिट का डिमांड आए कोई दिक्कत नहीं, 20 यूनिट का डिमांड आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो 80 यूनिट है। 50 का डिमांड आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो 80 यूनिट है। अच्छा छोड़ो, 80 यूनिट का डिमांड आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, 80 यूनिट मैंने रखा है। लेकिन जब 100 यूनिट का डिमांड आ जाएगा तब स्टॉक आउट होने की चांस है। 80 यूनिट रखा हूं, 100 यूनिट का डिमांड आया, 20 यूनिट कम पड़ गए ना, स्टॉक आउट होगा। तो इस केस में स्टॉक आउट होगा 20 यूनिट। इसकी प्रोबेबिलिटी, 100 का डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 2%। परसेंटेज को लिखोगे 0.02। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट इंटू प्रोबेबिलिटी 0.4, और स्टॉक आउट कॉस्ट कर दो, चलो कोई नहीं, एक और कॉलम बना सकते थे अलग से, स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं, ये एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट है। और हर एक स्टॉक आउट पे कितना खर्चा है, नुकसान होता है अपना 150। तो ये 60 रुपीज आया एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर मैं बोलूं कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है 50 पर यूनिट, इंटू करोगे 4000 आएगा, तो ये आया 4060। सिमिलरली 50 यूनिट देखो, अब डिमांड 50 यूनिट तक आएगा तो स्टॉक आउट नहीं होगा, पर 80 का आया तो डिमांड 50 तक आएगा तो स्टॉक आउट नहीं होगा, 80 का आया तो 30 यूनिट स्टॉक आउट होगा, 100 का आया तो 50 यूनिट स्टॉक आउट होगा। 80 का डिमांड आने का चांस 5%, 100 का 2%। परसेंटेज को अगर ब्रेक करोगे डेसिमल में तो इतना आएगा।
चलो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट बताओ, 30 इंटू 0.05, 1.5, 50 इंटू 0.02, 1, तो ये तो बच्चे 2.5 आया, ये स्टॉक आउट है। और स्टॉक आउट कॉस्ट निकालना हो तो इंटू 150 करनी पड़ेगी, एक और कॉलम ऐड कर लेना, ठीक, 375 आएगा। कैरिंग कॉस्ट 50 यूनिट है, हर एक यूनिट पे 50 रुपीज लगता है, तो 50 इंटू 50 करोगे 2500, ऐड कर दो 2875, ठीक। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, करना कैसे है समझ में आ गया। आधा मैंने कर दिया, 2010 का आप खुद कर लेना, ठीक है। 20 यूनिट का अगर करते हैं, चलो कर देता हूं मैं। तो डिमांड 20 तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 का डिमांड आया तो स्टॉक आउट हो जाएगा 30, 80 का डिमांड आया तो 60, 100 का डिमांड आया तो 80। प्रोबेबिलिटी क्या है? 50 डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी है 10%, इसका 5%, इसका 2%। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट बताओ, स्टॉक आउट इनटू प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट इनटू प्रोबेबिलिटी करोगे तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट आता है। पहले केस में 30 इंटू 0.1, 3, 60 इंटू 0.05, 3, 80 इंटू 0.02, 1.6, तो स्टॉक आउट कितना हो गया? 7.6। कॉस्ट निकालोगे तो इंटू 150 करोगे 1140। चलिए कैरिंग कॉस्ट बताइए, 20 है एंड हर एक पे 50 लगता है, इंटू करोगे तो 1000 आएगा, 1000 प्लस 1140, 2140 आएगा। यही है सबसे मिनिमम कॉस्ट, यहीं पे आएगा, ठीक। 10 का और 0 का आप कर लेना, सबसे मिनिमम कॉस्ट यहीं पे आएगा। तो यही अपना ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट, एंड कॉस्ट क्या होगा उस पे? मिनिमम 2140, ठीक। जो भी बच्चे जो आगे जैन के लिए पढ़ रहे हैं या मे के लिए पढ़ रहे हैं, अगर कॉस्टिंग में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिकली समझना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्राइसेस मैंने इतना रीजनेबल रखा है कि हर एक बच्चा इजिली अफोर्ड कर सके, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब बचे हुए 2-3 क्वेश्चन ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछा है। पहला क्वेश्चन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और बच्चे ने पूछा क्या था वो भी मैं समझाऊंगा। बच्चे ने इस क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन से कंपेयर करके पूछा था, क्या डाउट था? चलो देखो जरा, बीटा लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग टू मटेरियल नेम पी एंड क्यू। स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है मिक्सचर का, पी 150 लीटर ये रेट है, और क्यू इतना ये रेट है। 20% स्टैंडर्ड लॉस हो जाता है प्रोडक्शन में। कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द पीरियड एग्जिबिट द फ्लोइंग, अब ये एक्चुअल डेटा दिया है। मटेरियल देखो ये रहा, पी का इस रेट से, क्यू का इस रेट से, और क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना है? 195। मुझसे अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने क्या सिखाया आपको कि जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आए, आपको करना है वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट ही मेन है। जिस बच्चे ने ये वर्किंग नोट बना दिया वो 99.99% नहीं, 100% चांस है कि सही आंसर निकालेगा। एक्चुअल डेटा दे रखा है जो कि कितना 195 यूनिट का है। यहां लिखते हैं क्वांटिटी, रेट, रुपीज, याद है, दो पी और क्यू है, और दे रखा है एक्चुअल डेटा। देखो कहा गया क्वेश्चन, ये रहा 140, 110, 42 एंड 56, 42, 56, करेक्ट। अब देखो स्टैंडर्ड डेटा, जितना यूनिट एक्चुअल में बना रहे हैं उसी के स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं।
किसी को देखना हो कि खर्चे ज्यादा लगे कम, जितना यूनिट बनाया उतने ही यूनिट का तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड भी लेंगे 195 यूनिट्स का। क्वांटिटी, रेट, रुपीज, रेट तो दे रखा है कितना 40 एंड 60, पी एंड क्यू 40 60, करेक्ट। जरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखना, हमें दिया है कि P का 150 एंड Q का 110 100 यूनिट यूज होता है, तो 250 हुआ, जिसमें से 20% लॉस हो जाता है 50 यूनिट, तो 200 यूनिट बनते होंगे। बताओ 200 यूनिट बनाने के लिए P 150 चाहिए, तो 195 बनाने के लिए कितना, तो P का स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी P का सर 150 अगर 200 यूनिट के लिए चाहिए तो 195 के लिए कितना। सिमिलरली Q का देखो 100 यूनिट चाहिए अगर 200 यूनिट बनाना हो तो 195 के लिए कितना, तो 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 195। ये इक्वेशन कैसे बना आपको बैच में पढ़ाते टाइम समझाया है, यहाँ पे उतना टाइम है नहीं, फटाफट से क्वेश्चन ले लेता हूँ। 146.25 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 195 97.5। बस एक यहाँ पे रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी भी होता है, उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी मुझे, उसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो तब बनाते जब मिक्स और एल्ड वेरिएंस पूछा हो, यहाँ पूछा ही नहीं, कॉस्ट यूसेज एंड प्राइस वेरिएंस पूछा है। ठीक, बस बहुत आसान क्वेश्चन है इतना बनाने के बाद। तो बताओ प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है, तो प्राइस वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। पढ़ाते वक्त लॉजिक बताया था, एक्चुअल क्वांटिटी से क्यों इनटू करते हैं, ग्राफ बना के भी और ऐसे भी। ठीक, पी एंड क्यू का लिख लोगे, स्टैंडर्ड प्राइस बताओ 40 माइनस 42 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 140, दूसरे का देखो 60 56, बस कर लो जितना भी आया। दूसरा यूसेज वेरिएंस पूछा है, ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस बोलो या रेट बोलो कोई दिक्कत नहीं, चलो मटेरियल है तो प्राइस लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल ना इंटू करके स्टैंडर्ड प्राइस क्यों इंटू करते, ये भी लॉजिक बताया था। जिस बच्चे ने भी क्लास देखा हो फटाफट लॉजिक एक्सप्लेन करो, लिख दो कमेंट में कि यहाँ पे एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लेते हैं एक्चुअल प्राइस के बदले। 146.25 माइनस 140 इंटू 40, 97.5 माइनस 110 इंटू कितना है 60, कर लोगे, आसान था। सेकेंड क्वेश्चन जो बच्चे को कंफ्यूजन था, इस क्वेश्चन को जिससे कंपेयर कर रहे थे वो ये है, ये रहा। आपने पूछा कि सर यहाँ पे 10% स्टैंडर्ड लॉस को क्यों नहीं कंसीडर किया गया, जबकि उस कैलकुलेशन में आप 20% स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस को कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे भी कंसीडर किया गया है, बस आपको समझ में नहीं आया कैसे। यहाँ पे कंसीडर ना करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ ए एंड बी इज 50-50%, ए 50 लगेगा और बी भी 50 लगेगा, तो 100 यूनिट हो गए, जिसमें नॉर्मल लॉस दिया है 10, तो 90 यूनिट बनता है, करेक्ट। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है ए और बी का 15-15, एक्चुअल इनपुट दिया है बी का, मतलब क्वांटिटी दिया है एक्चुअल बी का, और एक्चुअल प्राइस दिया है ए का, एक्चुअल प्राइस दिया है ए का। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एल्ड वेरिएंस दे रखा है, यानी कि ये क्या है, मिसिंग डेटा का क्वेश्चन, कुछ चीज दे दिया, कुछ चीज आपको निकालना है रिवर्स कैलकुलेशन करके। देखो जरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखोगे कितनी यूनिट के लिए, एक्चुअल क्वांटिटी लिखोगे
तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बच्चे 90 यूनिट्स का है और एक्चुअल भी 90 यूनिट्स ही बने हैं, इसीलिए हमें ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, जो डेटा दिया है उसको देके मिसिंग डेटा निकालना है। हमें तो ये होना चाहिए ना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा उतना ही फिनिश गुड्स का होना चाहिए। अगर ये जो स्टैंडर्ड डेटा है, एक्चुअल डेटा है 90 यूनिट का, तो स्टैंडर्ड डेटा भी 90 यूनिट का होना चाहिए, है कि नहीं? जरा यहाँ देखो, ए बी 50 50 12 15, ये तो कंप्लीट हो गया, इतना ही चीज चाहिए हमें, क्वांटिटी और रेट। पर यहाँ पे देखना, ए बी क्वांटिटी और रेट ये कंप्लीट नहीं है। ए का प्राइस दिया हुआ है कितना, 15, और बी का क्वांटिटी दिया है 70, और ये मिसिंग है, तो चलो मैं इसको एक्स ले लेता हूं, इसको वाई ले लेता हूं, ये हमें निकालना है। ट्रिक मैंने क्या समझाया था क्लास में पढ़ाते वक्त, अगर आपने पढ़ा हो तो, ये हो जाएगा 70 प्लस एक्स। ट्रिक ये समझा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? दो चीज नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, ना ए का क्वांटिटी दिया है ना बी का प्राइस दिया है, और दो चीज मिसिंग है, और किसी इक्वेशन में दोनों चीज की जरूरत है, तो कभी नहीं निकलेगा। हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जिसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग हो, तो इसीलिए हमें यूसेज वेरिएंस से ट्राई करना है। यूसेज वेरिएंस कैसे निकलता है, यहाँ पे रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी लिखते हैं, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस बताओ, इसको मिक्स वेरिएंस बोलते हैं, इसको एल्ड वेरिएंस बोलते हैं। करेक्ट। हमें क्या दिया था, एल्ड वेरिएंस, इसीलिए एल्ड वेरिएंस से क्वेश्चन स्टार्ट किया। इस रेशियो में बांटोगे 50:50, तो इसको कैसे बांटना पड़ेगा, 70 प्लस एक्स को, बताओ, हाफ हाफ, 1/2 70 प्लस एक्स, या 0.5 भी लिख सकते हो, 1/2 70 प्लस एक्स। अब निकाल नहीं लोगे, एल्ड वेरिएंस कैसे निकलता है, और देखना जरा ध्यान से, एल्ड वेरिएंस इज 135 एडवर्स। एल्ड वेरिएंस ये ए एंड बी दोनों का है, आपको ए या बी क्लियरली बोला नहीं, टोटल एल्ड वेरिएंस बोला है, तो दोनों का है। तो हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, देखो जरा, ए का एल्ड वेरिएंस 50 माइनस हाफ ऑफ 70 प्लस एक्स, ठीक, ये रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, प्लस दूसरा बी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और क्या लिखेंगे, एडवर्स है ना, -135। इससे x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको पढ़ाते वक्त मैंने करवाया था, 40 आया था, ठीक। और जब ये निकाल लोगे तो बताओ ये कितना है, 40 इंटू 15, इसका आएगा 600। कॉस्ट वेरिएंस दिया है, ये रहा कॉस्ट वेरिएंस, इसका कॉस्ट निकल जाएगा 15 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 15, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आया, माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ए का एक्चुअल कॉस्ट पता है तो बी का एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगा, इक्वेशन से सिंपल है। बस आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये 10% लेस करके ही निकाला है, जो ये 10% नॉर्मल लॉस है इसको कंसीडर किया है, अगर स्टैंडर्ड में कंसीडर किया है तो एक्चुअल डेटा भी 90 यूनिट्स ही बने हैं, ठीक। चलो, जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और वो मुझे कराना ही पड़ेगा। बच्चे ने एक और क्वेश्चन पूछा था, 12.57, आई थिंक वो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नॉलेज से पहले 2-3 रिक्वायरमेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस कॉस्टिंग प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट 2-3 रिक्वायरमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग से, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। देखो फटाफट से करवा देता हूं मैं आप लोगों को। लिखा है एक्स एसोसिएट अंडरटेक्स टू प्रिपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल फॉर फी। हम क्या बनाते हैं, मान लो मैं ही एक्स एसोसिएट चलाता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ठीक। दे यूजेज वेटेड एवरेज मेथड एंड एक्चुअल कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल डेटा यूज करते हैं। ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्चुअल डेटा से ही होती है। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। यानी कि कहीं भी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का बात आया तो कौन सा मेथड लगाना है, वेटेड एवरेज मेथड। हाउएवर फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग दे यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेकिन इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए वो लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस हैज बीन एस्टेब्लिश। एक रिटर्न भरने के लिए स्टैंडर्ड लेबर आवर कितना लगता है, 5 घंटे लेबर काम करता है, 40 रुपीज के रेट से 200 लेबर का खर्चा आता है। वही एक रिटर्न भरने के लिए ओवरहेड का खर्चा कितना आता है, 5 आवर लगते हैं और ओवरहेड 20 का रेट है 100। यानी कि एक रिटर्न भरने का स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है 300 है। ये तो एक रिक्वायरमेंट ही था क्वेश्चन में, देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न 300 फॉर ईच एलिमेंट इक्विवेलेंट यूनिट परफॉर्मेंस, इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा हो, अगर कहीं से भी पढ़ा हो, तो इक्विवेलेंट यूनिट निकालना बहुत आसान है। यहां पे देखो मार्च का डेटा दिया है, मार्च के स्टार्टिंग में जो है ये ओपनिंग डेटा है, ये ड्यूरिंग द मंथ इतना रिटर्न आया, और ये क्लोजिंग। अगर इतना रिटर्न था 825 और आया, और मार्च के एंड में इतना रिटर्न रह गया है, हमने कितना रिटर्न बना दिया होगा, 200 प्लस 825, 200 प्लस 825 माइनस 125, 900 रिटर्न हमने भर दिए होंगे, कंप्लीट कर दिए होंगे। बताओ फटाफट से। आगे देखो कॉस्ट दे रखा है, रिटर्न इन प्रोसेस, लेबर इतना है, ओवरहेड इतना है, ठीक है। ये 1 मार्च पे जो रिटर्न है ना, ओपनिंग डेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक बोल दो सिंपल तरीके से, उसका खर्चा दिया है, और ये करेंट मंथ का खर्चा दिया है। इक्विवेलेंट यूनिट जब हम बनाते हैं, आपको पता है लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग आप बना लो। यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज कंप्लीशन यूनिट, परसेंटेज कंप्लीशन यूनिट, पर्टिकुलर्स, ठीक। 900 जो कंप्लीटेड यूनिट होते हैं, इसमें ओपनिंग का अलग और करेंट ईयर का कंप्लीशन अलग नहीं करते। एवरेज मेथड में कैसे करते हैं, जितना भी कंप्लीटेड यूनिट है एक साथ लेते हैं। 100% तो 900 आएगा, 100% कंप्लीशन 900 आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तो कंप्लीटेड है। अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री का देखो 125, जो कि 80% कंप्लीटेड है, तो 125 का 80% कितना आएगा, 100। ये रहा, ये है इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो एवरेज मेथड में जब यूनिट का एवरेज लिया है, यूनिट का टोटल लिया है, उसमें नहीं किया है ओपनिंग में कितना और करंट ईयर का प्रोडक्शन में कितना, तो कॉस्ट भी टोटल लेना पड़ेगा। लेबर एंड ओवरहेड का देखो, कॉस्ट देखोगे, ये लेबर ओपनिंग का है, ये करंट ईयर का है, 12,000 प्लस 1,78,000 या 1,90,000 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट यूनिट 1,000, तो 190 आएगा रेट। सिमिलरली यहाँ देखिए
5000 ओवरहेड है, इस बार का 90,000, 95,000 आया, डिवाइड बाय 1000, 95 का रेट आएगा। तो ये तो आपकी पहला रिक्वायरमेंट था। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिटर्न इन प्रोग्रेस 31 मार्च, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का बात पूछ रहा है कि 31 मार्च को रिटर्न इन प्रोग्रेस है, उसका बताओ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना नहीं सीखा आपने। इक्विवेलेंट यूनिट लेबर के लिए 100 है, 190 का रेट है। ओवरहेड के लिए 100 है, 95 का रेट है। कितना आएगा? 190 प्लस 95 इंटू 100, ये 28,500 आएगा। ये आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरा रिक्वायरमेंट मैंने समझा दिया था। नेक्स्ट क्या पूछा है? ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। फर्स्ट 3 क्वेश्चन वेयर कहां से थे? फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे प्रोसेस कॉस्टिंग से, 3 और 4 नंबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। देखना जरा, लेबर रेट वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस निकालिए। आपको पता होना चाहिए लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकलता है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल पेमेंट आवर। स्टैंडर्ड रेट लेबर का पर आवर कितना है? तो सर स्टैंडर्ड रेट है लेबर का 40 रुपीज, दे रखा है क्वेश्चन में। एक्चुअल रेट निकाल लेंगे। यहां देखो 4,000 अगर लेबर ने काम किया है तो 1,78,000 हमने पेमेंट किया है, तो एक्चुअल रेट कितना है लेबर का? 1,78,000 डिवाइड बाई 4,000, ये आया 44.5। चलो बताओ, -44.5 इंटू 4,000 आवर काम हुआ है, बताओ। ये 18,000 आया एडवर्स। सेकेंड में क्या पूछा है? अगला पूछा है लेबर इफिशियंसी। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर 4,000 है, स्टैंडर्ड रेट 44.5 है। स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालेंगे? चलो ये इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लिया, पूरा क्वेश्चन ब्रेक हो गया। स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड आवर निकालते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट जितना भी प्रोड्यूस हुआ है मार्च में, उसके लिए स्टैंडर्ड। और ये एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए हम फीफो मेथड यूज करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई नहीं होता, इसका भी लॉजिक आपको क्लास में पढ़ाते वक्त समझाया है। फीफो मेथड से देखोगे तो 1000 इक्विवेलेंट यूनिट है, जिसमें ओपनिंग भी तो बना है। 1000 तो इक्विवेलेंट यूनिट बनाया है हमने। देखो यहाँ पे 1000 ओपनिंग, ओपनिंग कितना इसमें है? तो सर 200 यूनिट है ओपनिंग का। देखना जरा, 200 यूनिट है, इंटू 25% कर दो, 50 यूनिट्स हटा दोगे तो 950 यूनिट्स बचे। ये है करंट मार्च मंथ के प्रोडक्शन। और 950 यूनिट देखो, एक यूनिट के लिए 5 घंटे मिलते हैं, एक रिटर्न के लिए, तो 950 के लिए कितना मिलेंगे? 950 इंटू 5, 4750। ये आ गया 33375 फेवरेबल। ठीक, तो ये आएगा फेवरेबल। एक सेकेंड, स्टैंडर्ड रेट 40 है ना, 40 से इंटू करो, बताओ 4750 माइनस 4000 इंटू 40, ये आएगा 30,000। यहाँ बच्चे मैं बस सिर्फ आप जिस क्वेश्चन को पूछ रहे हो उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। इतना कम स्पैन ऑफ टाइम में पढ़ाना संभव नहीं है। आपको अगर कोई डाउट है तो आपको लेक्चर देखनी पड़ेंगी, आपको डीपली पढ़नी पड़ेंगी। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस क्या है कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ओवरहेड बताओ, वॉल्यूम एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसको कैसे सिखाया मैंने? बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको फटाफट आना चाहिए। रिकवर्ड ओवरहेड,
बजटेड दे रखा था 98,000 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, यहाँ देखो एक्चुअल ओवरहेड ये देखो 90,000, इस दिस माइनस दिस, ये तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, यही आ गया 98,000 और 8,000 क्या फेवरेबल। दूसरा क्या पूछा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये निकलता है वॉल्यूम वेरिएंस, रिकवर्ड में से बजटेड घटा के रिकवर्ड कैसे आएगा, तो सर स्टैंडर्ड आवर इतना है इनटू ओवरहेड पर आवर क्या रेट से, देखो ओवरहेड पर आवर 20 कर दीजिए, 4750 इंटू 20 95,000, 95 में से 98 घटा तो 3,000 एडवर्स आएगा। ये तो मैंने वर्किंग नोट में ही आपको समझा दिया, ये था क्वेश्चन। इसमें 2 रिक्वायरमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग से थे, 3 और 2 रिक्वायरमेंट बचे हुए कहां से थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, मिक्स क्वेश्चन था। चलो फटाफट से आप लोग अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं कर रखा है तो, एंड रेगुलर क्लास अगर देखना है तो विजिट कर सकते हो वेबसाइट। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, टिल आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है।